नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप, चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी जांच शुरू। केजरीवाल का सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। जल्लीकट्टू पर पाबंदी के विरोध में तमिलनाडु में प्रदर्शनों का दौर जारी। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात। शशिकला ने कहा, आगामी सत्र में पारित कराएंगे प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी धमाका, 3 की मौत, 4 घायल। नक्सलियों पर शक की सुई। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज। कटक में सीरीज पर कब्जे के लिए उतरेगी टीम इंडिया। मलेशिया ग्रापी गोल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे साइना नेहवाल और अजय जयराम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की है। कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीजेपी का चुनाव चिन्ह रद्द करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। चुनाव आयोग को कल सौंपी लिखित शिकायत के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र में रामायण दर्शनम प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था। इस मौके पर चुनाव अभियान के तौर पर इस्तेमाल करने और भाषण में अयोध्या और राम राज्य जैसे शब्दों का कई बार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी बार बार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। बीजेपी भी इससे पहले कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर उसके चुनाव चिन्ह को रद्द करने की मांग कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर अभी हालात साफ होते नहीं दिख रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तो गठबंधन तय दिख रहा है। हालांकि इन दलों के साथ बाकी दलों के तालमेल को लेकर बातचीत जारी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों के बीच सीट बंटवारा तकरीबन हो चुका है, लेकिन गठबंधन में शामिल होने वाली दूसरी पार्टियों को लेकर हालात बुधवार को भी साफ नहीं हो सके। कहा जा रहा है कि अजीत सिंह की आरएलडी जितनी सीट मांग रही है उतने पर ना तो कांग्रेस राजी है और ना ही समाजवादी पार्टी है। उसमें चर्चा होती है, अलग अलग लीडरों से चर्चा होती है, कंसल्टेशन होती है, लोगों से, स्टेट के लीडरों से कंसल्टेशन होती है। ये चलेगी 1-2 दिन। अभी उत्तर प्रदेश में अलायंस होगा बिटवीन कांग्रेस एंड एसपी। और कितनी सीटों पर ये अभी नहीं, अभी चर्चा है। इधर कई नेताओं की पार्टी को लेकर भी अटकलें तेज हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित पार्टी में वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी से नाराज बताए जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनकी अध्यक्ष से भी हमने कहा था कि ये आपके खानदान का बड़ा नुकसान है, आप उन्हें वापस लें। दोनों ने बात नहीं मानी और दोनों का नुकसान। राजनीति में किसी को कमजोर समझ लेना ये सियासत की गलती है। इतनी बड़ी जगह तक लीडर अपोजिशन तक वही लोग पहुंचते हैं जिनका जनाधार। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर अगले 2 दिन में स्थिति साफ हो सकती है। बुधवार को समाजवादी पार्टी में इसे लेकर बैठक होती रही। इस बीच पार्टी में मुलायम सिंह के सुझाए उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर कल बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि पार्टी में बाहरी उम्मीदवारों को तवज्जो मिलने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष है। कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलू की पार्टी करार दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी पुत्र रोहित शेखर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। टिकट से ही बढ़ के हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय अमित शाह जी से हमने यही कहा कि हमें सच्चा सम्मान मिले, हमारे माता पिता को सम्मान मिले, हम ये ज्यादा चाहते हैं। हालांकि बाहरी उम्मीदवारों को पार्टी में तवज्जो मिलने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। हमारी गलती ऐसी कौन सी है कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया, आपने किसी को मौका नहीं दिया और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्यक्ष ठोक दिया है। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। हालांकि बीजेपी ने बागी नेताओं को मना लेने का दावा किया है। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी बताया है। बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहते हैं कि देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन बिना कांग्रेसियों के उनका काम नहीं चल रहा है। वो करने में और कहने में इसी तरह का फर्क रहा तो हर अपने मुद्दे पर फेल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम राज्य का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा ले रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक दौर में मतदान होना है। एनडी तिवारी के पार्टी छोड़ने से जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी में बाहरी दिग्गज नेताओं की फौज इकट्ठा होने से मुश्किल खड़ी हो गई है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। पंजाब में नामांकन पत्र भरने का काम खत्म हो गया है। कल आखिरी दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई दिग्गजों ने नामांकन भरे। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन भरने के आखिरी दिन लंबी सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। यहां से पहले ही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह यहां के अलावा पटियाला शहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो लंबी में प्रकाश सिंह बादल को हराने आए हैं। हमने नॉमिनेशन अभी फाइल किया है और अब बस लड़ाई में पड़ेंगे और बादल को हराएंगे यहाँ से। दूसरी तरफ जलालाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी पर्चा भर दिया। इस सीट पर वो उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ खड़े हैं। मुकाबला हमारा गुंडागर्दी के साथ है, मुकाबला हमारा माफिया राज से है, मुकाबला हमारा करप्शन से है, मुकाबला बेरोजगारी से है, मुकाबला आत्महत्याएं किसान जो कर रहे हैं वो रोकनी है। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आखिरी दिन अमृतसर पूर्वी सीट से नामांकन भरा। ये धर्म की लड़ाई है, भूखों के लिए रोटी की लड़ाई है, रोते हुओं के हंसने की लड़ाई है, उजड़े हुओं को बसने की लड़ाई है और पंजाब की राह के बाधा को, हर पत्थर को हटाने की लड़ाई है। पंजाब में मंगलवार तक 884 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। अकेले मंगलवार को ही 573 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और खबरें। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कल नोटबंदी से जुड़े सवाल किए। आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने समिति को बताया कि नोटबंदी को लेकर पिछले साल से ही सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श शुरू हो गया था। सदस्य स्वागत राय का कहना है कि बैंकों में जमा हुए पुराने नोटों के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नोटबंदी के मुद्दे पर बुधवार को संसद की वित्त मामलों की समिति के सामने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल पेश हुए। समिति के अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत दूसरे सदस्यों ने आरबीआई गवर्नर से नोटबंदी के फैसले के बारे में सवाल किया। इसके अलावा नोटबंदी के बाद कितनी नकदी जमा हुई और कितनी जारी हुई समेत कई सवाल किए गए। समिति के सदस्य स्वागत रॉय ने कहा कि बैंकों में आए पुराने नोट और हालात सामान्य होने के सवालों का आरबीआई गवर्नर ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो अभी हम लोग रिजर्व बैंक के गवर्नर को 2 सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए। एक कि कितना रुपया सिस्टम में वापस आया,
वो जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, कब से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नॉर्मल होगा, लोग अपना पैसा उठा सकेंगे, उसको भी जवाब नहीं दे पाया। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने राजस्व सचिव हसमुख अधिया और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास भी पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को बताया कि नोटबंदी के फायदे और नुकसान के बारे में पिछले साल के शुरू में विचार विमर्श शुरू हो गया था। एक तो सवाल जवाब से ये निकला कि रिजर्व बैंक खुद को ये सिद्धांत नहीं लिया, सरकार से उनको पास चिट्ठी आया, उसके बाद तो वो सिद्धांत लिया। और रिजर्व बैंक ने समझाने का कोशिश किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कि क्यों डिमोनेटाइजेशन हुआ। उधर संसद की लोक लेखा समिति ने भी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को नोटिस भेजकर नोटबंदी से जुड़े कई सवालों के जवाब मांगे हैं। इसमें नोटबंदी का फैसला लेने में केंद्रीय बैंक की भूमिका, अर्थव्यवस्था पर इसके असर के सवाल शामिल हैं। 20 जनवरी को लोक लेखा समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने कल देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे और श्वेत पत्र लाने की मांग की। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। नोटबंदी के बाद नकदी संकट दूर करने में नाकाम रहने को लेकर कांग्रेस ने दूसरे चरण के विरोध कार्यक्रम के तहत देश भर में रिजर्व बैंक दफ्तरों का घेराव किया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में आनंद शर्मा और अजय माकन समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं मुंबई में विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने आरबीआई गवर्नर से इस्तीफे की मांग की और नोटबंदी पर श्वेत पत्र लाने की भी मांग की। कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में भी प्रदर्शन किया। काले धन से लड़ते चले थे, 500 रुपए और 1000 का नोट को रद्दी कर दिया बिना किसी कानूनी अधिकार के। वो अच्छा संविधान हिंदुस्तान का इनको ये अनुमति नहीं देता। Demanding resignation of RBI Governor Urjit Patel and restoration of its autonomy. We also demand a white paper on the various questions. वहीं गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, शंकर सिंह वाघेला समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ, जम्मू और चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को भी लेकर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी जी ने और उर्जित पटेल जी ने जो आरबीआई का हाल किया है, आरबीआई जो स्वायत्तशासी संस्था है एक तरह से, और वो सरकार की तलवा चाटने में उसने जनता को परेशानी में डाल दिया है। अपने आप को इतना क्यों झुकाया? जिस तरह से सरकार ने एक तानाशाही दिखाई, उसके खिलाफ प्रदर्शन। इधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। नतीजा है कि आज देखिए सब कुछ स्टेबलाइज होता जा रहा है और हो भी गया है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को एक आम आदमी जो है रोड पे चलते हुए से पूछना चाहिए, गांव में किसान से जिसकी बातें करते हैं वो, तो उनकी खाट जैसे खड़ी हुई थी पहले, फिर खाट खड़ी हो जाएगी। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलेवर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों के साथ मिलकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुराने नोट बदलवाने के लिए लोग राज्यों में आरबीआई के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लखनऊ आरबीआई ऑफिस में ये सुविधा नहीं होने से एनआरआई भी परेशान हो रहे हैं और सरकार से और मोहलत की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में आरबीआई के ऑफिस के बाहर ये भीड़ 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए है। नोटबंदी के ऐलान के वक्त देश से बाहर रहे एनआरआई भी जब यहां पैसे बदलने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि लखनऊ और कानपुर के रिजर्व बैंक ऑफिस में पुराने नोट बदलने की सुविधा नहीं है। हम छुट्टी पे आए हुए हैं, यहाँ पे हम बाहर हैं, मेरे हस्बैंड तो हम परसों लौट के आए हैं, तो कुछ चेंज था उन्होंने के पास, तो हमने कहा यहाँ एक्सचेंज करा लेंगे। तो वो 6-7,000 के लिए वहाँ पे भी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में बता रहे हैं कि मिनिमम 35,000 के लिए। तो अभी यहाँ बंद किए हुए, यहाँ चेंज कर नहीं रहे। पैसे चेंज करने आया हूँ मैं सऊदी से, अभी 1 महीना हुआ है। वो एक्चुअली आज मेरे संते में पैसे रखे हुए तो किसी को मालूम नहीं था घर पर, वही वो चेंज करने आया। यहाँ बताने लगे चेन्नई जाओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ चेंज होंगे। अब ये क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। यहाँ रिजर्व बैंक के बाहर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने पुराने नोट बदलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा इस बात पर लग रही है कि सिर्फ देश के 5 केंद्रों में ही पुराने नोट बदले जा सकते हैं। दूसरे लोग भी पुराने नोट बदलने के लिए आरबीआई ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कुछ दिन के लिए फिर नोट बदलने की सुविधा मुहैया कराए।
जो छोटे लोग हैं उनके पास पैसा कहीं पूजा वगैरह में रह गया गलती से, तो सर एक डेट निकालनी चाहिए जिस दिन हम ये चेंज कर सकें। सरकार हमारी मदद करे ताकि हम अपने ये जो सही तरीके से कमाए हुए पैसे हैं मैं इनको आरबीआई से चेंज करा सकूं। और मतलब मैं बस आप ये मोदी जी इतना कर देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। बार बार आरबीआई के दिशा निर्देशों में बदलाव और जानकारी की कमी के चलते लोग भ्रमित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते समय 30 दिसंबर के बाद एक मौका और देने की बात कही थी और मार्च तक रिजर्व बैंक में पैसा बदलने की बात कही थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस समेत सभी 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें एक एक करके जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग कर आईपीओ लाया जाएगा। सरकार इन कंपनियों की 25% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने बजट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग का ऐलान किया था। इसके अलावा बैठक में क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की राशि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने का फैसला किया गया। साथ ही झारखंड में 200 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2017 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके जरिए 105 पुराने कानून खत्म किए जाएंगे। टू अप्रूव द लिस्टिंग of shares of public sector GIC companies on the stock exchanges through either issue of fresh equity or offer of sale or a combination thereof. और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप हैं। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की शिकायत पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई है। शिकायत है कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम टॉक टू एके के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली की एक बड़ी पब्लिक रिलेशन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। आरोप है कि प्रधान सचिव की आपत्ति के बावजूद कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा सीबीआई ने आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी शिकंजा कस लिया है। उनकी बेटी सौम्या जैन को दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट का सलाहकार बनाए जाने के मामले में एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। पीटीआई के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि प्राथमिक जांच में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सीबीआई जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। डीयू ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से विश्वविद्यालय से उनकी डिग्री को लेकर कोई खुलासा नहीं करने को कहा है। सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर इस मामले में डीयू को स्मृति ईरानी की सभी डिग्रियां पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले विश्वविद्यालय ने स्मृति ईरानी की डिग्री या उससे जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का निर्देश दिया। स्मृति ईरानी ने 2004, 2011 और 2014 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में शिक्षा को लेकर दी गई जानकारी को लेकर विवाद है। ऐसे विवाद, ऐसे जो कोई सीआईसी की मैंने तो थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ी, मैं जानकारी लूंगा। दूसरे में बोला था कि वो कोई ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू कर रही हैं डिस्टेंस लर्निंग का, तो अब
स्कूल के बारे में भी वो नहीं दिखाना चाहती कि स्कूल की क्या डिग्री थी। इससे तो यही सस्पिशन जनरेट होता है कि भाई दाल में कुछ काला है। जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अध्यादेश की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला ने कहा है कि विधानसभा के अगले सत्र में जल्लीकट्टू पर पाबंदी हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में दखल से इनकार कर दिया है। जल्लीकट्टू पर पाबंदी हटाने की मांग को लेकर पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन जारी है। चेन्नई के मरीना बीच पर कल हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। एक युवक ने कुछ इस अंदाज में विरोध दर्ज कराया। चेन्नई के अलावा कोयम्बटूर, मदुरई, तंजावुर में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं आईटी क्षेत्र के कर्मचारी और फिल्म कलाकार भी जल्लीकट्टू का समर्थन कर रहे हैं। तमिलनाडु के अलावा दिल्ली में भी तमिल छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी नेता तरुण विजय भी शामिल हुए। We will continue our protest and we will decide or we will think of it after the message from our chief minister, so that after that only we have to decide what kind of protest we have to take again. मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन रोकने की अपील की है। अध्यादेश लाने की मांग को लेकर पनीरसेल्वम की अगुवाई में एआईएडीएमके सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। एआईएडीएमके महासचिव वीके शशिकला ने कहा है कि विधानसभा के अगले सत्र में जल्लीकट्टू पर पाबंदी हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। It is very heartening to see that the students have come out to the protest field on their own volition. Our leader, Mr. M.K. Stalin, went and met the group of students who were protesting in Marina. They gave a huge welcome, and he did not want to politicize. He just gave the support. They should not accuse the central government on this issue because the matter is pending in the Supreme Court. We are expecting the judgment anytime. इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उसमें दखल नहीं दिया जा सकता। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू खेल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का मानना है कि बेहतर रिश्ते के लिए चीन को संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील बनना होगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर आपत्ति जताते हुए विदेश सचिव एस जयशंकर ने इसे अवैध बताया। रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन को समझना होगा कि भारत का विकास चीन के लिए खतरा नहीं है। भारत ने एक बार फिर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर सख्त ऐतराज जताया है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि ये गलियारा अवैध क्षेत्र से गुजरता है। एस जयशंकर का कहना है कि चीन को भारत की संप्रभुता से जुड़े मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है। It is important for the two countries not to lose sight of the strategic nature of their engagement or falter in their conviction that the rise can be mutually supportive. We will continue to invest more energy into this account in 2017. पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ एक देश की वजह से सार्क बेअसर साबित हो रहा है। उन्होंने आतंकवाद को दुनिया के सामने बड़ा खतरा बताया। Terrorism remains the most pervasive and serious challenge to international security. Developing a global response is of the highest priority, yet one very hard to do. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से 3 दिन के रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई थी। ऐसे दूसरे सालाना सम्मेलन में 65 देशों के 250 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच चीन का ये मानना है कि एनएसजी और अजहर मसूद को लेकर भारत के साथ रिश्तों में बाधा नहीं आनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के हितों और चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। चीन ने कल रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का भी स्वागत किया है। मोदी ने कहा था कि दोनों देशों में भरपूर आर्थिक मौके हैं और विकास के मार्ग पर बढ़ने में दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। एनएसजी और अजहर मसूद के मसले को कई देशों से जुड़ा मामला बताते हुए चीन ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय एक दूसरे की स्थिति को समझना चाहिए। चीन का मानना है कि दोनों के कुछ हित परस्पर हैं और कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हैं और मतभेदों को दूर करने के लिए दोस्ताना माहौल में राय मशवरे की जरूरत है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईईडी धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। एएनआई के मुताबिक ये जानकारी नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने दी है। उन्होंने बताया कि धमाके को अंजाम देने वालों का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती जांच में इस धमाके के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत और ईरान की सांस्कृतिक समानता पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और ईरान को आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकता पर जोर देना होगा। उन्होंने तकनीक के जरिए संबंधों को मजबूत बनाने की वकालत की। उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस संबोधन का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान और भारत दोनों भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति ने सोशल कंपनियों को दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक और मजबूत बनाने का जरिया बताया। Cultures cannot be separated from the societies in which they emerge, develop and at times decline, and are subsumed by other cultures or fade away altogether. Some evidence of the collective effectiveness of these is to be seen in the case of big companies like Facebook, Twitter, Amazon. They are shaping popular cultures and are not limited by geographical boundaries. They control communications and have the potential and technology to promote specific views, information and analysis. मौली के गावो शहर में बुधवार को आत्मघाती बम धमाका हुआ जिसमें सेना के एक कैंप के बाहर विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी उड़ा दी गई। धमाके में 60 लोगों की मौत हो गई और 115 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। माली का ये रेगिस्तानी इलाका है जो कि साल 2012 में इस्लामी चरमपंथियों के कब्जे में जाने के बाद से ही अशांत है। 2015 में सरकार और विभिन्न मिलिशिया एवं विद्रोही समूहों के बीच एक समझौता हुआ था। हमला तुआरेंग नेतृत्व वाले सीएमए आंदोलन के पूर्व विद्रोहियों एवं सरकार समर्थक मिलिशिया के पूर्व सदस्यों के संयुक्त गश्ती पर जाने की तैयारी करने के दौरान हुआ, जब शांति समझौते की शर्तों के तहत गश्ती की तैयारी की जा रही थी। और भारत और इंग्लैंड के बीच कटक में आज दूसरा वनडे खेला जाएगा। पुणे में पहला वनडे जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली आज का मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा करना चाहेंगे। बाराबती स्टेडियम में होने वाले इस मैच से पहले टीम इंडिया ने मैदान पर कल जमकर प्रैक्टिस की। भारत ने पुणे वनडे में इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया था। इस मैच में विराट कोहली और केदार जाधव ने दोनों ने शतक लगाया और 200 रनों की साझेदारी की। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और अजय जयराम मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। साइना ने जीत से आगाज करते हुए थाईलैंड की चेशनी कोरेपेप को 21-9, 21-8 से हराया। उधर पुरुष एकल मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे अजय जयराम ने पहले दौर में मलेशिया के जुनहाओ लियोंग को 21-10, 21-14 से मात दी। छठी वरीयता प्राप्त जयराम ने दूसरे मैच में इंडोनेशिया के सपुतर विकी अंगा को हराया। अजय जयराम अगले मैच में चीनी ताइपे के स्यूह स्वान यी का सामना करेंगे। वहीं साइना नेहवाल का अगला मैच इंडोनेशिया की हन्ना रामादिनी से होगा। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप, चुनाव चिन्ह वापस लेने की मांग। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी जांच शुरू, केजरीवाल का सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। जल्लीकट्टू पर पाबंदी के विरोध में तमिलनाडु में प्रदर्शनों का दौर जारी, मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात, शशिकला ने कहा आगामी सत्र में पारित कराएंगे प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी धमाका, 3 की मौत, 4 घायल, नक्सलियों पर शक की सुई। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज, कटक में सीरीज पर कब्जे के लिए उतरेगी टीम इंडिया। मलेशिया ग्रां प्री गोल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे साइना नेहवाल और अजय जयराम।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।